शार्क टैंक इंडिया में ना जब भी कोई कंटेंट क्रिएटर अपनी पिच लेकर आता है तो माहौल में एक अजीब सी टेंशन हो जाती है। तो आज हम इसी टकराव की परतों को खोलेंगे, पता लगाएंगे कि ये आखिर जलन है या कुछ और ही कहानी है। कभी कभी तो पिचकांत बस इतनी सी बात पर और इतनी ही सिंपल तरीके से हो जाता है। कभी अंदाज थोड़ा और तीखा हो जाता है, बात सीधी और सपाट। और कभी कभी तो बात यहाँ तक पहुँच जाती है, ये देखकर सब सोचते रह जाते हैं कि आखिर पिक्चर के साथ ऐसा क्यों हुआ, चल क्या रहा है पर्दे के पीछे। ओके, तो चलिए इस पूरे मामले को ना स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि स्क्रीन पर ये क्लैश दिखता कैसा है, फिर ये जो जलन वाली थ्योरी है उससे आगे बढ़कर असली वजह क्या है वो जानेंगे, और आखिर में 50 करोड़ की एक ऐसी इन्वेस्टमेंट डील को बारीकी से देखेंगे जो इस पूरी पहेली को सुलझा कर रख देगी। तो शार्क टैंक को अगर ध्यान से देखें तो एक पैटर्न बिल्कुल साफ नजर आता है। जब भी क्रिएटर्स अपने ब्रांड्स लेकर आते हैं, उन्हें अक्सर कड़ी आलोचना के बाद खाली हाथ ही लौटा दिया जाता है। और इसे देखकर ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि शार्क्स इन क्रिएटर्स की जबरदस्त फैन फॉलोइंग से जलते हैं। लेकिन इस विश्लेषण का आधार कुछ और कहता है। वो कहता है कि मामला सिर्फ ईगो का नहीं है, बल्कि बिजनेस की बुनियादी समझ का है, जो कहीं ज्यादा गहरा और पेचीदा है। तो फिर असली वजह क्या है? बात जलन की नहीं बल्कि एक बुनियादी नॉलेज गैप की है। एक ऐसी खाई जो ट्रेडिशनल बिजनेस और इस नई डिजिटल दुनिया के बीच है। और यहीं पर आकर ना पूरा नजरिया बदल जाता है। ये कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है, बल्कि ये एक प्रोफेशनल सोच का फर्क है। अब जरा सोचिए, एक क्रिएटर आता है और कहता है कि उसके 14 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, और एक इन्वेस्टर क्या पूछता है, ये मार्केटिंग करके लाए हो या ऑर्गेनिक है? मतलब ये सवाल अपने आप में ही ये दिखाता है कि उन्हें अंदाजा तक नहीं है कि 14 मिलियन मतलब 1 करोड़ 40 लाख सब्सक्राइबर्स खरीदे ही नहीं जा सकते। ये सवाल पूछना कुछ वैसा ही है जैसे किसी प्रोफेशनल पायलट से पूछा जाए कि क्या वो हवाई जहाज अपने हाथ तेजी से फड़फड़ा कर उड़ाता है। ये दिखाता है कि ऑर्गेनिक डिजिटल ग्रोथ की दुनिया से वो कितने अनजान हैं। और ये फासला इन आंकड़ों में एकदम साफ दिखता है। शार्क्स के खुद के ब्रांड्स लाखों रुपए मार्केटिंग और प्रोडक्शन पर खर्च करके भी वो ऑर्गेनिक एंगेजमेंट हासिल नहीं कर पाते जो एक क्रिएटर को बड़ी आसानी से मिल जाती है। और इसी नॉलेज गैप की वजह से असली लड़ाई शुरू होती है। और ये लड़ाई है आज के ज़माने की सबसे कीमती चीज़ की, ऑडियंस की। देखिए, क्रिएटर के लिए उसका सोशल मीडिया चैनल एक मार्केटिंग टूल है जिसकी कमान उसके अपने हाथ में है। लेकिन शार्क के लिए वो चैनल एक बिजनेस एसेट है, एक संपत्ति है जिस पर इन्वेस्टमेंट के बाद कंपनी का हक होना चाहिए। बस यहीं पर दोनों की सोच टकरा जाती है। चलिए अब इस टकराव को एक असल केस स्टडी से समझते हैं। कहानी है बच्चों के एक एनिमेशन चैनल इमामी की, जिसमें एक बहुत बड़ा 50 करोड़ का दांव खेला गया। ये 50 करोड़ रुपए, ये वो चौंकाने वाली रकम है जिस पर इस चैनल को वैल्यू किया गया। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये चैनल उस वक्त कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहा था। फाउंडर्स का विजन बहुत बड़ा था, बच्चों के लिए प्यारे प्यारे एनिमेटेड कैरेक्टर्स बनाना, फिर और कैरेक्टर्स के साथ एक पूरा यूनिवर्स तैयार करना, और फिर खिलौनों से लेकर फिल्मों तक इसे भारत का अगला डिज्नी वर्ल्ड बना देना। और इस पूरे विजन की नींव क्या थी? उनका तेजी से बढ़ता यूट्यूब चैनल। अब फाउंडर्स का ट्रैक रिकॉर्ड भी शानदार था। वो मंजे हुए मार्केटर थे जिन्होंने बोट जैसे ब्रांड को भी उसके शुरुआती दिनों में मदद की थी। मतलब उन्हें सोशल मीडिया की गहरी समझ थी। तो कागज पर तो ये एक परफेक्ट डील लग रही थी, पर असलियत तो आंकड़ों में छुपी थी। तो सवाल ये उठता है कि क्या 50 करोड़ की ये वैल्यूएशन सही थी? विश्लेषण कहता है कि ये वैल्यूएशन सिर्फ दिखावकी नंबर्स यानी वैनिटी मैट्रिक्स पर आधारित थी, और बिजनेस की कड़वी सच्चाइयों को पूरी तरह अनदेखा कर दिया गया था। पहली बात, चैनल के हर महीने जो 1 करोड़ व्यूज आते थे, उनमें से 90 लाख व्यूज शॉर्ट से आते थे। और हम सब जानते हैं कि शॉर्ट से होने वाली कमाई लंबे वीडियो के मुकाबले बहुत ही कम होती है। और यहाँ से असली मुश्किल शुरू होती है। देखिए, बच्चों के कंटेंट पर YouTube के नियम बहुत सख्त हैं। विज्ञापनों पर कई तरह की पाबंदियां हैं। आप कोई क्लिक करने वाला लिंक नहीं दिखा सकते, और तो और डिस्क्रिप्शन या कमेंट्स में भी लिंक नहीं डाल सकते। स्पॉन्सरशिप के मौके भी ना के बराबर है। मतलब पैसे कमाने के सारे रास्ते लगभग बंद थे। तो पूरा बिजनेस मॉडल इस एक बात पर टिका था कि व्यूअर्स को मर्चेंडाइज खरीदने वाले कस्टमर्स में बदला जाएगा।
लेकिन सवाल ये है कि जब उन तक पहुंचने का कोई सीधा रास्ता ही नहीं है तो ये होगा कैसे? इसके लिए उन्होंने एक जुगाड़ लगाया। अब नतीजा देखिए, 17 लाख सब्सक्राइबर्स में से सिर्फ 700 लोग उनकी व्हाट्सएप कम्युनिटी में आए। सोचिए, लाखों की ऑडियंस और असल में खरीदने वाले ग्राहक बस मुट्ठी भर। और इसका नतीजा क्या हुआ? उनका पहला प्रोडक्ट लॉन्च सिर्फ 20 दिनों में ही स्टोर से हटाना पड़ा। कुछ प्रोडक्ट्स पर तो 3 से भी कम ऑनलाइन रिव्यू थे। ये साफ दिखाता है कि व्यूज को सेल्स में बदलना कितना मुश्किल है अगर आपके पास सही चैनल ना हो। तो आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल पे लाकर खड़ा कर देता है। क्या ये क्रिएटर इकोनॉमी सिर्फ बड़े बड़े नंबर्स का एक बुलबुला है जिसे ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स समझ ही नहीं पा रहे हैं? और क्या इस नई डिजिटल दुनिया में पैसा लगाने के लिए बिजनेस के पुराने नियम कायदे काफ़ी हैं?